हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लगाए गए हैं और आपने कॉन्सेप्ट इसका पढ़ रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप इसको खुद से ट्राई करो। डेफिनेटली ये सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं 1 to 1 हम लोग यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है कि ए और बी जो है दो इवेंट है जिसमें पी ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है और पी बी नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे सिंपली जो है हम लोगों को बोला गया है ए कॉम्प्लीमेंट कंडीशनल टू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में अगर मैं डिमोर्गन्स लगाता हूँ तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है। ओके, कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा और डिवाइडेड बाई पी बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ रहा है और ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, एकदम आराम से आपको देखते हुए बनाना है। फिर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। 2 क्या बोलता है? 2 बोलता है इफ़ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखिए ये सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको पता है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो सिंपली जो उसका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। तो जस्ट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट से पूछ दिया है, तो ये आपको काफ़ी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। फिर क्या है यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में। 3 क्या बोलता है? 3 बोलता है कि 3 पर्सन्स ए बी एंड सी फायर एट ए टारगेट इन टर्न। 1 बाई 1 तीनों फायरिंग करते हैं स्टार्टिंग विथ ए। देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज 0.4, ठीक है। तो ए के टारगेट को हिट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है, बी का 0.3 है और सी का 0.2 है। तो बोलता है कि क्या चांसेस है कि दो हिट हो जाए, ठीक है। मतलब कोई दो हिट कर दे, एक जो है उसमें वो हिट ना कर पाए तब भी बनेगा, ठीक है। लेकिन कम से कम दो को इसमें हिट करना चाहिए, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये भी देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं ना कि अगर हमको 2 हिट करना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का केस है, ठीक है। और सारा इंडिपेंडेंट इवेंट है यहाँ पे, समझिएगा। चूँकि ए का बी का सी का जो टारगेट को हिट करना है वो इंडिपेंडेंट है। ए का बी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बी का सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले तो यहाँ पे ये जान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाई बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाई सी, ये क्या है? ये आपका इंडिपेंडेंट है, आर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और हमको यहाँ पे लगाना है टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब टोटल केस देखना है हमको यहाँ पे। तो टोटल केस में ये हो सकता है कि भाई ए हिट कर दे, ठीक है, ए जो है वो हिट कर दे और फिर बी भी हिट कर दे और सी हिट ना करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, देखो मैं इनटू में ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ इनटू में? इसलिए कि आपने पढ़ा हुआ है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंडिपेंडेंट इवेंट में जो साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस होता है प्रोबेबिलिटी का, मतलब दो हिट हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि दो कोई हिट करे एक हिट ना करे, तो ये तीनों को हम लोग क्या लेंगे? मल्टीप्लिकेशन में लेंगे, ठीक है। और अगर ये डिपेंडेंट होता तो हम उसको फिर कंडीशनल में लिखते, वैसा भी एग्जाम्पल आएगा। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट केस है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ, क्योंकि तीनों का जो हिटिंग है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे देखो ए और बी हिट कर रहा है, सी हिट नहीं कर रहा है, एक केस हुआ। दूसरा केस ये हो सकता है कि ए हिट ना करे, बी हिट कर ले और सी हिट कर ले, ठीक है, ये हो जाएगा जी। और तीसरा केस ये हो सकता है कि ए हिट कर ले, बी हिट ना करे, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें और सी हिट कर दे, ठीक है। तो अब इसको बस सिंपली आप देख लो यहाँ पे। तो पी ए आप देखोगे तो 0.4 है, ठीक है, पी बी 0.3 है और सी का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 है। तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 में माइनस करेंगे, अंडरस्टूड है, तो ये 0.8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए का जो है 1 में माइनस करेंगे तो 0.6 मिलेगा, बी का 0.3 है और सी का 0.2 है, ठीक है। प्लस ए का 0.4, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको माइनस करेंगे 1 में तो 0.7 आ जाएगा और 0.2, ठीक है। अब इसको बस आपको सिंप्लीफाई कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 3 जा 12, ठीक है, 12 8 जा 96। तो यहाँ पे आ जा रहा है हम लोगों का 0.096, ठीक है। प्लस 6 3 जा 18 2 जा 36, तो 0.036 आ रहा है, प्लस
यहाँ पे आ जा रहा है 0.056 आ जा रहा है, ठीक है। अब हमको इसको ऐड कर देना है, तो 9, 6, 5, 6 और 3, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.188। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से बनाना था। ये देखो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का केस है, मतलब टोटल केस देखना है। जब हम लोग बोलते हैं ना टोटल प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल केस। अब टोटल केसेस जो है, टोटल केस, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, टोटल केस। अब ये जो टोटल केस होता है, ये टोटल केस दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। या तो वो आपका कंडीशनल के वे में लिखा जाएगा, ठीक है, कंडीशनल में, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो, मतलब अगर वो डिपेंडेंट होता है तो, ठीक है। और अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो वो कैसे लिखा जाएगा? वो मल्टीप्लिकेशन में सिंपली लिखा जाएगा, सिंपली मल्टीपल करके लिखेंगे अगर वो इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट था इसलिए हम सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कंडीशनल वाले में भी होता है, डिपेंडेंट केस में भी, लेकिन हम लोग उसमें क्या करते हैं? कंडीशनल वे में लिखते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। वैसा क्वेश्चन भी आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर? यहाँ पे देखो 4 नंबर। 4 नंबर हमको बोलता है कि एज्यूम करिए कि एक फैमिली है, ईच चाइल्ड इज़ इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और गर्ल। तो उसमें जो है कोई भी बच्चा, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो 3 चिल्ड्रेन है, 3 बच्चे हैं इसके पास में, ठीक है। और द प्रोबेबिलिटी दैट द एल्डेस्ट चाइल्ड इज़ गर्ल, तो आपको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो बड़ी बच्ची है वो क्या है? लड़की हो। जबकि ये गिवन है कि फैमिली में कम से कम तो एक लड़की है, एटलीस्ट 1 गर्ल है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 बच्चे हैं, तो उसका सैम्पल स्पेस अगर आप तैयार कीजिएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो वो तीनों बॉय हो सकता है, तीनों गर्ल हो सकती है, 2 गर्ल 1 बॉय हो सकता है, ठीक है, या तो 2 बॉय और 1 गर्ल होगी। तो यहाँ पे टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलेगा, ठीक है। बट ये लिखने का जरूरत नहीं है, चूँकि हमको यहाँ पे कंडीशनल निकालना है, तो दोनों के लिए कॉमन सिंपल स्पेस रहेगा। तो ई में ले लेता हूँ, इवेंट दैट द फैमिली हैज़ एटलीस्ट 1 गर्ल, चूँकि ये आपको गिवन है कि एटलीस्ट एक लड़की तो है। तो इसमें से हम क्या क्या ले पाएंगे? तो एटलीस्ट एक लड़की, यानी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चूज़ किया जाएगा, 3 वाला लेंगे, 1 वाली लेंगे, 1 वाली, 1 वाली, ठीक है। तो बस सिर्फ 1 को छोड़ेंगे और बाकी सब ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नो डाउट यहाँ पे जो E1 में जो आ रहा है नंबर, वो आ रहा है 7, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग E2 जो हमको डिमांडिंग है, एल्डेस्ट चाइल्ड इज़ गर्ल, तो जब हम E2 लेंगे वो इवेंट, जिसमें कि हम लोग मान लेंगे कि एल्डेस्ट जो है वो गर्ल है, तो बड़ी वाली लड़की कहाँ कहाँ पे दिख रही है? यहाँ पे इसमें दिख रही है, ठीक है। इसमें पहले लड़की है, इसमें है, तो ये ब्लैक वाला सारा ले लेंगे, ठीक है। 4 पीस लेंगे यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है। तो यहाँ से नो डाउट जो NE2 हमको दिख रहा है वो क्या है जी? वो आपका 4 है, ठीक है। अब हमको सिंपली यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 इज ऑलरेडी अकर्ड, ये, ठीक है। अब देखो दोनों का सैंपल स्पेस एक ही है, तो सिंपली आप नंबर लिख लोगे तो आपका एक ही हो जाएगा, NE2 बाई NE1, ओके। तो E2 में मेरा 4 है, नीचे टोटल 7 हो गया, ठीक है। तो 4/7 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सस्ता पड़ेगा, जल्दी निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है जी? क्वेश्चन नंबर देखो 5 नंबर। 5 क्या बोलता है? ठीक है, 5 नंबर हमको बोल रहा है कि एक बॉक्स में 3 ऑरेंज बॉल है, ठीक है, 3 आपका ग्रीन है, 2 ब्लू बॉल है, ठीक है, ओके। तो 3 बॉल को निकाला जाता है एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता। अब ध्यान दीजिएगा, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि अब ये जो है, और चूंकि एक ही बॉक्स है, तो एक बॉक्स है और विदाउट रिप्लेसमेंट काम हो रहा है, यानी ये टोटल प्रोबेबिलिटी का केस होगा। और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो यहाँ पे जरूर डिपेंड करेगा, ये डिपेंडेंट वाला केस है, ठीक है। जरूर डिपेंड करेगा कि पहले क्या निकला फिर क्या निकला, क्योंकि एक ही बक्सा से सारा काम हो रहा है ना, एक ही बक्सा से आप सारा काम कर रहे हो, तो ये डिपेंडेंट वाला केस है, इंडिपेंडेंट वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको बोलता है प्रोबेबिलिटी दैट 2 ग्रीन बॉल्स एंड 1 ब्लू इज ड्रॉन, ठीक है। तो 2 ग्रीन आना चाहिए और 1 ब्लू आना चाहिए, जबकि आप देख रहे हो यहाँ पे 3 बॉल को निकाला गया है। तो यहाँ पे भी टोटल किस लगाएंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि पहला बॉल हो सकता है ग्रीन हो, दूसरा भी ग्रीन हो, तीसरा ब्लू हो, या हो सकता है पहला ग्रीन हो, दूसरा ब्लू हो, तीसरा ग्रीन हो, तो अलग अलग केस हो सकता है ना। सारे केस को हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, बट डिपेंडेंट है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कंडीशनल वाला केस। पहले तो हम इसको कंडीशनल में लिखेंगे, ठीक है। और चूंकि टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो आप, कंडीशनल में ले रहे हो, ठीक है, तो आपको कंडीशनल के साथ आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा जी। तो यहाँ पर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन, ठीक है, एंड 1 ब्लू। ध्यान दीजिएगा, हाँ, B फॉर मैं ब्लू ले रहा हूँ और G फॉर ग्रीन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे केसेस बनेगा। सबसे पहले देखो हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि मेरा जो पहला बॉल है वो ग्रीन है, ठीक है, फिर दूसरा बॉल भी ग्रीन है, जबकि पता है कि पहले ड्रॉ में ग्रीन आया था, ओके।
फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ब्लू ले लेते हैं, जबकि पता है कि पहले दो ड्रॉ में मतलब तीनों एक ही साथ ड्रॉ किया गया है, तो पहला बॉल मान लो ग्रीन है, दूसरा बॉल भी ग्रीन है, तो पहला दो बॉल ग्रीन है तो तीसरा बॉल ब्लू होगा, ये मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि दूसरा बॉल ग्रीन है जबकि पता है पहला बॉल भी ग्रीन था, ठीक है। तो ये एक केस हुआ। दूसरा केस ये हो सकता है कि पहले मेरा ब्लू बॉल निकल जाए, ठीक है, तो अब दो ग्रीन चाहिए हमको, तो ग्रीन निकालेंगे जबकि पता है पहला ब्लू है। फिर हमको ग्रीन चाहिए होगा जबकि पता है कि पहला दो बॉल जो है ग्रीन और ब्लू है, ठीक है। क्योंकि ये पहला बॉल ब्लू था, दूसरा बॉल ग्रीन था, तो पहला दो बॉल क्या हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया। चलो ऑर्डर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर से लिखने का मतलब ये होता है कि आपको पता चल जाए कि पहला बॉल ब्लू निकला है, बी फॉर ब्लू, और दूसरा बॉल आपका ग्रीन निकला है, तो ब्लू और ग्रीन निकल चुका है, ठीक है। फिर प्लस अब एक और केस लेंगे, मान लेते हैं कि पहला ही मेरा ग्रीन निकला, ठीक है, फिर मेरा बीच में ब्लू निकल गया जबकि पता है पहला ग्रीन था, और तीसरा केस कि फिर मेरा ग्रीन निकलेगा जबकि पता है कि पहला दो बॉल ग्रीन और ब्लू है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये तीन केस बन रहा है यहाँ पे। तो आप देखोगे तीनों केस में आपको नज़र आएगा ये चीज़ कि आपको दो ग्रीन तो मिल रहा है, ऊपर को देखना है, ठीक है। दो ग्रीन तो आपको मिल रहा है ना, दो ग्रीन मिल रहा है और आपको एक ब्लू मिल रहा है, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है यहाँ पे, चूंकि कंडीशनल केस है तो आपको देखना पड़ेगा, डिपेंड करेगा। तो पहला अगर ग्रीन है तो कोई तीन में से होगा, ठीक है। टोटल कितना है जी, तो टोटल जो है तीन और दो, तीन तीन छः और दो आठ, टोटल 8 है, तो 3/8, ठीक है, इनटू फिर दूसरा ग्रीन, तो दूसरा बॉल ग्रीन है तो वो तीन में से कोई, अच्छा पहला ग्रीन था तो एक ग्रीन कम हो गया है, तो अब दो में से कोई एक होगा और टोटल में फ़र्क पड़ जाएगा 7, ठीक है। फिर तीसरा बॉल ब्लू, तो ब्लू दो में से कोई एक हो सकता है और दो बॉल निकल चुका है तो टोटल में दो कम हो जाएगा तो 6, ठीक है। चलिए प्लस पहला ब्लू, तो दो में से कोई एक होगा जी, टोटल 8। दूसरा ग्रीन, तीन में से कोई एक होगा, टोटल 7, ठीक है। और तीसरा ग्रीन, तो तीसरा अब दो में से कोई एक होगा, क्योंकि एक ग्रीन निकाल चुके हो आप, टोटल 6, ठीक है। फिर प्लस पहला ग्रीन, तो पहला ग्रीन तो 3/8, दूसरा ब्लू तो 2/7, चूँकि एक ग्रीन निकल चुका है टोटल, ठीक है। और तीसरा ग्रीन, तो तीसरा भी ग्रीन होगा, तो यहाँ पे तो अच्छा पहला ग्रीन था ना 3/8, फिर ब्लू, ठीक है, फिर ग्रीन, तो अब कोई 2 में से आएगा तो 2/6, ओके, इस तरीके से। तो अब आप देखोगे ना कि सारे में आपको ये नज़र आएगा, कुछ कैंसिल होता है तो कर देते हैं, जैसे 3 2 जा 6 तो कैंसिल हो रहा है हर जगह, 3 2 जा 6, ठीक है। ये तो जो एलसीएम बन रहा है वो बन रहा है मेरा 56 नीचे में। अच्छा 4 भी, 2 से 4 भी कैंसिल कर सकते हैं, चलो कोई इशू नहीं है, 56 ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर बच रहा है 2 2 और 2, तो ऊपर में आपका बच रहा है 6, तो 6/56, यानी आप 2 से कैंसिल करोगे तो 3/28 यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। तो देखो है आसान सा चीज़, आपको लग रहा होगा कि भाई ओवरऑल तो कोई मुश्किल था नहीं, बट यहाँ पे लिखने वाली बात है। मैं इसलिए आपको लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे इंडिपेंडेंट केस होता है, कहाँ पे डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट वाले में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल में लिखते हैं, ठीक है। चूँकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है तो कंडीशनल से भी आप मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो लिखाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, बट कंडीशनल यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट है और टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो सारा केस यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है जी, बिल्कुल मोहब्बत से ऐसा क्वेश्चन बनेगा। और जब हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ये सब लिखने पे भी उतना ध्यान देते नहीं है, तो डायरेक्टली लिख करके भी अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पर 6 नंबर है। यस 6 नंबर क्या बोलता है, ए फ्लैश लाइट हैज़ 6 बैटरीज आउट ऑफ 3 आर डेड। अब देखिए यहाँ पे 8 बैटरी में 3 बैटरी क्या है, डेड है, 2 बैटरी निकाला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अगेन विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी ये डिपेंडेंट वाला केस है, एंड टेस्टेड, और टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि दोनों डेड ही निकल जाए, इसका क्या चांसेस है, दोनों डेड निकल जाए, ठीक है। अच्छा अब देखिए दोनों डेड निकलने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेड एंड डेड, ये हमको निकालना है, ठीक है, डी फॉर डेड, ओके। तो यहाँ पे ये हो सकता है दोनों जो डेड का चांसेस है, ओके, वो ये कि पहला मेरा डेड निकल जाए, ठीक है, और दूसरा भी मेरा डेड निकल जाए, जबकि हमको पता हो कि पहला भी मेरा डेड ही आया है। तो देखो चूँकि विदाउट रिप्लेसमेंट था तो यहाँ पे अगेन जो है डिपेंडेंट वाला केस हो जाएगा कि दूसरा जो ड्रॉ है वो पहले ड्रॉ पे डिपेंड करेगा कि पहला वाला भी डेड था तब दूसरा वाला डेड हुआ, तब दोनों डेड हो जाएगा, ठीक है, ओके। और चूंकि एक ही थैले से ये काम किया जा रहा है ना, तो ये समझ के रखना है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाली बात तो है नहीं, ठीक है। जो पहले में एक डेड निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 3 डेड में से कोई 2 ही डेड बचेगा, ओके। तो अब आप ध्यान दो, तो पहला डेड बॉल, पहला जो है डेड बैटरी, तो इत्तेफाक से मेरे हाथ में क्या आ गया, 3 डेड में से कोई एक आ गया,
तो 3 और टोटल कितना, तो टोटल है टोटल तो 8 ही है ना, 8 बैटरी में 3 डेड, 3/8 ओके इनटू। अब दूसरा डेड, तो दूसरा जब हम 2 बैटरी निकाले तो हुआ क्या ना कि मेरे हाथ में जो दोनों बैटरी आया, तो पहला भी डेड आ गया, दूसरा भी डेड आ गया, तो दूसरा डेड होगा तो कोई 2 में से होगा एक, और टोटल हो गया आपका 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल जो आंसर है वो हो जाएगा 2 से कट कर दीजिए तो 3/28 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी क्लियर है, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन छोटा है, बट बस मैं आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के चलते ये समझा रहा हूँ कि कहाँ पे कैसे लिखते हैं, ताकि आप इससे भी फेमिलियर रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 बोलता है 8 कॉइन को टॉस किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों ने पढ़ के रखा है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और चूंकि इस तरह का जब होता है कि कॉइन को 8 बार उछाला गया, तो आप कहाँ से सिंपल स्पेस निकालोगे, तो ऐसे केस में हम लोग लगाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो क्या है, वो है 8, ठीक है। 8 कॉइन्स को उछाला गया तो नंबर ऑफ ट्रायल 8 हो गया। अब यहाँ पे हेड निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम लोग बोलेंगे हेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, तो सिंगल ट्रायल में निकालना होता है, तो सिंगल ट्रायल में एक सिक्का में 2 ही चीज़ होता है, हेड या टेल, तो 1/2 होगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, नॉट हेड का मतलब क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो ये भी आपका 1/2 ही आएगा, टेल आने का भी 1/2 होता है, ठीक है। तो ये सब आप फेमिलियर हो, ये सब आपको मिल गया। तब हमको यहाँ पे निकालना है देयरफॉर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है जी, फार्मूला होता है यहाँ पे NCR, ठीक है। और हम लोग लेते हैं क्या, यहाँ पे Q N-R, ठीक है, और PR ऐसा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ऐसे ठीक है, यही हम लोग का फॉर्मूला पढ़ चुके हो आप। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा N है 8, R है 3, Q है 1/2, ठीक है, 8 - 3 5, फिर P है B है 1/2 और R है हमारा 3। तो R जो होता है ना, ये R होता है 3 हेड, कितना आपको चाहिए इसको हम लोग R बोलते हैं, ठीक है ओके। तो इसका हम लोग देख सकते हैं आंसर क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 8C3, यानी 8 7 6 और 3 2, ठीक है। ये सब आपको आता है कॉम्बिनेशन वगैरह, और 1/2 का पावर हो जा रहा है 8, ओके। इसको सोल्व कर सकते हैं हम लोग, करेंगे तो इसको ऐसे लिख दो 8 7 6 3 × 2, 2 का पावर 8 अगर नहीं जानते हो तो 2 का पावर 4 16 और 2 का पावर 4 16 अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो मैं देखो 3 2 6 कट जा रहा है, 8 2 16 कट जा रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है 7/32। बहुत ही जल्दी आपका आंसर मिल जाता है यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है जी, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। 8 क्या बोलता है यहाँ पे, ठीक है। एक 2 डाइस फेंका जाता है ना, यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो किया गया है, और ये पता है कि सम ऑफ नंबर क्या है, << 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3, ये तो हम बोलता है सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है। कोई इशू नहीं है, इसको हम लोग काफ़ी इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि ये नोन है, इसका मतलब है कि ये हमको गिवन है, ठीक है। ये हमको क्या है, ये हमको गिवन है, ये समझ लीजिए, ठीक है, कि सम ऑफ नंबर क्या आता है, <<3 आता है, चूँकि तो यहाँ पे इसको हम लोग इवन ले लेते हैं, इवन, ठीक है। इवन क्या है जी, तो ये सम जो है आपका <6 आना चाहिए, जो सम होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा <6, ठीक है। तो इवन में कैसा कैसा इवेंट आएगा आप सोचिए, कैसा कैसा अकरेंस होगा। जैसे 1 4, 1 का बात करें तो, ठीक है, 6 से छोटा लेना है तो 1 से स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 1 1 1 1 होगा जी, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा। अब 1 5 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 5 लेंगे तो वो 6 हो जाएगा, 6 से छोटा लेना है, ठीक है। 2 वाले केस में एक 2 1 हो सकता है, ठीक है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, फिर 2 4 लेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 वाले केस में 3 1 होगा और आपका 3 2 होगा, ठीक है। 4 वाले में आपका सिर्फ 4 1 होगा, 4 2 लेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर अब सब कुछ खत्म हो गया, तो ये आ जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो मेरा एन इवन बन रहा है, वो बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो मेरा दूसरा इवेंट है E2, वो जो हमको फाइंड करना है, गेटिंग सम 3, सम क्या होना चाहिए, इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। तो E2 में कैसा कैसा आएगा, तो देख लो, तो 3 में जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 होता है, ठीक है। फिर 2 में 2 1 3 होगा, और तो कोई नहीं होगा, तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, दोनों में कॉमन, तो ये दोनों में कॉमन भी है,
1 2 और 2 1, ये दोनों में है, तो यही यही मेरा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे निकालना है क्या, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 इज ऑलरेडी अकर्ड या E1 इज नोन। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, अब देखो दोनों का सैंपल स्पेस एक ही है ना, क्योंकि 2 डाइस को फेंका गया है, तो सिंपली हम इसको नंबर ले लेंगे, क्योंकि दोनों का सैंपल स्पेस एक ही है, तो नंबर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इंटरसेक्शन है हमारे पास में दोनों में कॉमन है, और टोटल हो गया आपका E1 में 10, तो 1/5 यहाँ पे आ रहा है, सो 1/5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, जो कि आपसे काफ़ी जल्दी बन जाएगा। आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे 9 क्या बोलता है जी, 9 बोलता है प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन इज नॉट ए स्विमर इज 0.3 है, नॉट ए स्विमर। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 पर्सन्स 4 आर स्विमर। तो यहाँ पे देखो नॉट में दिया, पहले ध्यान दे दो। ठीक है, एस फॉर स्विमर ले लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्विमर ये क्या है, ये 0.3 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्विमर क्या हो जाएगा जी, तो ये 0.7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट होता है, 1 में माइनस कर देंगे सिंपली। ओके, ठीक है, तो बिल्कुल देखो आराम से काम करना है, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो है ना, हमको बोलता है कि 5% में 4 स्विमर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमको स्विमर करना है, 4 स्विमर होना चाहिए। ठीक है, तो सक्सेस और फेलियर को पहले बांट लीजिए, तो ये इसको ले लेते हैं सक्सेस। ठीक है, ये स्विमर हो गया। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे नॉट ए स्विमर दिया हुआ है ना, तो ये क्यू हो जाएगा भैया, ये फेलियर हो गया, नॉट ए स्विमर को फेलियर करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा बाई, हम लोग बायस थ्योरम, ये सॉरी बाई, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का बात कर रहे हैं, तो नॉट वाला हमारा अक्सर फेलियर होता है, तो वो क्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा सक्सेस, क्योंकि ये स्विमर है। ठीक है, तो ये नॉट स्विमर है एक्चुअली, जो आपको दिया ना, ये ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा आपको। चलो, तो आप ये देखो कि इस बार दिया हुआ है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, मतलब नॉट स्विमर मतलब। ठीक है, एस फॉर स्विमर, तो एस का नॉट दिया हुआ था, तो वो 0.3 है, तो एस क्या हो जाएगा, तो एस हो जाएगा 0.7, 1 में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब हमको निकालना है कि हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 आर स्विमर। ठीक है, जबकि जो टोटल मेरे पास में पर्सन है वो 5 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5C4 जैसे निकालते हैं। ठीक है, क्यू एन माइनस आर, यानी क्यू का पावर 1 और पी का पावर 4। तो यहाँ पे देख लीजिए 5C4, तो ये तो आपका 1 होगा। ठीक है, क्यू का पावर 1, तो क्यू आपका 0.3 है, और पी का पावर 4 यानी 0.7 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ पे यही चीज़ आंसर होगा, तो आंसर यहाँ पे आपका जो है ना, ठीक है, अच्छा 5C4 5 होता है, माफ़ कीजिएगा 1 नहीं होता, 5C4 क्या होता है, 5 होता है, तो 5C4 में दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बाइनोमियल का यूज़ कीजिएगा, काफ़ी जल्दी बन जाएगा। फिर देखो क्या है, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 आंसर। ठीक है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, और बोलता है कि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन करेक्ट होगा। ठीक है, तो करेक्ट होने को हम ले लेते हैं सक्सेस, तो सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, सिंगल ट्रायल में 1/2 होगा, क्योंकि देखो या तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा, ठीक है, और या तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जैसे सिक्का में 2 पहलू होता है, तो 2 ही पहलू है, लाइक ए क्वाइन, तो करेक्ट होने का या रॉन्ग होने का दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, तो सक्सेस का भी 1/2 और फेलियर का भी 1/2। ठीक है, अब हमको यहाँ पे जो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 8 बार सक्सेस होना चाहिए करेक्टली, एटलीस्ट 8, माफ़ कीजिएगा, क्या है जी, एटलीस्ट 8 है ना, मैंने कम से कम 8, तो कम से कम 8 मतलब 8 या 8 से बड़ा, तो ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा या तो 8 का कम से कम 8, या तो 9, या तो 10, ये हमको निकालना है। ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल। तो ये सब आर का वैल्यू होता है, आपको पता है, आर दिया हुआ है। तो एन यहाँ पे क्या है, तो एन है हमारा टोटल जो क्वेश्चन है वो 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10C8। ठीक है, फिर क्यू का पावर 2 और पी का पावर 8, फिर प्लस करोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10C9, क्यू का पावर यहाँ पे 1 और पी का पावर 9। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10C10, क्यू का पावर 0 और पी का पावर 10। तो ये सब आप पूरा पढ़ चुके हो बाइनोमियल थ्योरम में, सिंपली मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो Q2 और P, और Q और P दोनों 1/2 है, तो पावर दोनों 1/2 होगा, और सबका पावर क्या आ रहा है, आप देखोगे 10 ही आएगा। यहाँ भी 8 2 10 1 9 10 और ये भी 10, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मोहब्बत से 1/2 का पावर 10 को बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है, दोनों को 1/2 रखेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा और सब में कॉमन आ जाएगा। अब बचा 10C8,
तो 10C8 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे भाई, तो क्या आ जाएगा बताइए। तो ऊपर में आएगा 10 और 9, 8 कट जाएगा, ठीक है। नीचे में हमारा बचेगा 2, ये बचेगा जी, प्लस यहाँ पे 10C9 तो 10 ही होगा और 10C10 आपका 1 होगा, ठीक है। तो वैल्यू हो जा रहा है ये हमारा 4 5 जो तो 45 और 11 तो हो जा रहा है 56, ठीक है। और 2 का पावर 10, अब 2 का पावर 10 आपको अगर करने में दिक्कत हो तो लॉजिक बता रहा हूँ। 2 का पावर 4 हो जाता है 16 और 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 64, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर सकते हो, फंडा है ना। 2 का पावर 10 है ना, इसको आप अलग कर दो, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 6, अभी सब आपको याद रहता है। ये 16 है, ये आपका 64 है, तो ऐसे आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का कुछ कैंसिल होगा, जैसे 8 से करते हैं, 8 7 जा और 8 2 जा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो हम लोगों का आ जा रहा है 7/128 ही। तो चलो ये 10 क्वेश्चंस थे, और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बट इस तरह का क्वेश्चन देखो एग्जाम पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको कहीं मिस नहीं करना, ठीक है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ये फ्रूटफुल रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके रखो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।